सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या फिर एक का तरीका, या फिर कह लीजिए एक का ज्ञान, ये जो किताब है उसके 1740 में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दे कि ये जो है यहाँ पे हम सिर्फ उसका रीडिंग कर रहे हैं। इसके अंदर दी गई जानकारी आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं, या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के ऊपर आधारित है, जो वो अनंत रचयिता द्वारा आपको प्रदान की गई है। तो इस किताब का 1740 जो मार्च 18 1981 को रिकॉर्ड हुआ था, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे हर प्रकरण की शुरुआत में रा बोलते हैं कि आ, हम रा है, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो डॉन पूछते हैं, मैंने सोचा था कि मैं एक बयान दूं और आप उसे ठीक करें। मैं ब्रह्मांड में उस हिस्से का एक सरल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम खुद को पाते हैं। लोगोस या उपलोगोस हमारे सूरज से शुरुआत करते हैं। हमारे पास इससे निकलने वाली सफेद रोशनी है। यह लाल से लेकर बैंगनी तक की आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी से बना है। मैं मान रहा हूं कि इस सफेद रोशनी में सभी घनत्वताओं के माध्यम से प्राप्त हुए अनुभव शामिल है। और जैसे ही हम 8वें घनत्वता में जाते हैं, हम एक ब्लैक होल में पहुंचते हैं, जो दूसरी तरफ एक और लोगोस या सूर्य के रूप में उभरता है और एक अन्य अष्टक यानी ऑक्टेव का अनुभव शुरू करता है। क्या आप मेरे बयान के इस हिस्से पे टिप्पणी कर सकते हैं? तो रा बोल रहे, हम इस कथन कथन पर एक हद तक टिप्पणी कर सकते हैं। वह अवधारणा जिसमें उपलोगों की सफेद रोशनी प्रिज्म से अलग होकर अंतिम चरण में फिर से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, दरअसल सही है। हालांकि इसमें बारीकियां शामिल है जो कि उसके अर्थ से अधिक है। सफेद रोशनी जो स्पष्ट उपलोगों को बनाता है और उसे रूप देता है, उसकी शुरुआत आध्यात्मिक रूप से अंधकार से होती है। जैसे ही रोशनी उस अंधकार में आती है और उसे रूपांतरित करती है, उसके कारण एक अफरा तफरी यानी केओस होती है, और फिर ये व्यवस्थित होकर परावर्तित या रिफ्लेक्टिव या चमकदार रेडियंट हो जाती है। इस प्रकार घनत्वता अस्तित्व में आती है। इसके विपरीत ब्लैक होल का कालापन आध्यात्मिकता की दृष्टि से सफेद रोशनी का जमाव कॉन्सेंट्रेशन है, जो व्यवस्थित रूप से रचयिता में एक बार फिर से अवशोषित हो जाती है।
अंत में रचयिता में यह अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी अनंत रचनाएं पर्याप्त आध्यात्मिक वजन यानी कि मास प्राप्त नहीं कर लेती है, ताकि वो एक बार फिर केंद्रीय महासूरज यानी लोगोस का आकार ले सके। और यदि आप इसकी कल्पना कर सके, अनंत बुद्धिमानिता इसे अपनी स्वतंत्र इच्छा द्वारा प्रबलित करती है, यानी कि इसे फ्री विल देती है। इस प्रकार अष्टक यानी ऑक्टेव का परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि ये एक अकल्पनीय अनइमेजिनेबल प्रकृति की समय विहीनता यानी टाइमलेसनेस की स्थिति है। यानी कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां समय का अस्तित्व नहीं है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपके समय को मापने के उपायों से इसे मापने की कोशिश करना भी बेकार होगा। इसलिए वह अवधारणा जिसमें ब्लैक होल के परम आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के इस कुएं अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रेविटी वेल के अंदर जाने और तुरंत अगले नए अष्टक यानी ऑक्टेव में निकल आने की प्रक्रिया के बीच समय विहीनता की स्थिति में क्या होता है, इसे नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ पे राज बताना चाह रहे हैं कि हमने जैसे पिछले सत्रों में देखा है कि जब भी एक सृष्टि जब निर्माण हुई थी, तब वो जो निर्माण हुई वो कैसे हुई? जब उसमें एक धमाका हुआ, उसके अंदर से तरंगे बनी और जिसके अंदर लोगोस यानी अनंत रचिता की प्रेम और रोशनी मिलती गई, वैसे वैसे अलग अलग घनत्वताएं बनती गई। और फिर वहां से होते होते जब आठवीं घनत्वता में आई तब ब्लैक होल में गए। पर यहाँ पे जो ब्लैक होल का जो जानकारी है या तो जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि ब्लैक होल में सारी जो रोशनी है वो वहां पे एकत्र हो जाती है। यानी ब्लैक होल में जो अंधकार है वो किससे बनता है? ये सारी रोशनी के मिलने से ये अंधकार बनता है। और हमने देखा था कि आगे फिर वापस से ये वही आगे के नए लोगों के रूप में या नए अनुभव लेने के लिए तैयार होते हैं। तो वो जब हम वहां पे प्रवेश करते हैं ब्लैक होल से और वापस व्हाइट होल से बाहर निकलते हैं, इसके बीच की जो स्थिति है उसके अंदर हम जो अभी बोलते हैं ना 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, या फिर हम प्रकाश वर्ष के बारे में भी बात करते हैं कि भाई इतने प्रकाश वर्ष के बाद हम ये ग्रह तक पहुंच सकते हैं। या जैसे अभी अभी चंद्रयान गया है तो वहां पे प्रकाश वर्ष तो नहीं, चंद्रयान 3 की बात कर रही हूँ, तो प्रकाश वर्ष नहीं, लेकिन अभी जो वैज्ञानिकों ने हमारे ही द्वारा जो अभी कैलकुलेशन किया है तो वो अभी 23 अगस्त को वहां पे सरफेस पे लैंड होगा। जबकि वो चंद्रयान जो मून है उसकी जो ऑर्बिट है वहां पे प्रवेश कर चुका है, लेकिन जो लैंड होगा वो 23 तारीख को होगा, वो उन्होंने बताया। लेकिन ये जो चीज है, जब हम ब्लैक होल से प्रवेश करके व्हाइट होल से निकलेंगे, उसके बीच की जो स्थिति है उसके बारे में हम हमारे कोई भी समय के अनुरूप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ये टाइमलेसनेस की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए यह अवधारणा जिसमें ब्लैक होल के परम आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण की इस कुएं यानी अल्टीमेट, ये जो है ब्लैक होल जो है वो खींचती रहती है, जो पूरी जो घनत्वताएं अनुभव के बाद जो है वो ब्लैक होल के अंदर आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के जैसे खींचती जाती है। हमारी जो लोगोज है वो वहां पे जैसे खींचता चला जाता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉर्मर्स ने ये गौर किया है कि कुंडलीदार आकाशगंगाओं से जितनी रोशनी आ रही है उनके गणना के हिसाब से जितना उनका वजन होना चाहिए वो उससे लगभग 7 गुना कम आ रही है। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या यह आकाशगंगाओं में आध्यात्मिक वजन बढ़ने के कारण था, जिसे हम सफेद बौना यानी ड्वार्फ स्टार कहते हैं। तो राह बोलते हैं यह मूल रूप से सही है और रचना के चक्र का रास्ता या प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। तो डॉन आगे पूछते हैं, धन्यवाद, मैं यह भी सोच रहा था कि क्या पहली घनत्वता किसी तरह लाल रंग से मेल खाती है, दूसरा नारंगी रंग से, तीसरा पीले रंग से, और इसी तरह रंगों के हिसाब से घनत्वताएं होती है। शायद जिस तरह से बेसिक कंपनता जो फोटोन बनाता है और इससे सभी परमाणु कणों के कोर का निर्माण होता है, उस रंगों का घनत्वता से कोई संबंध होगा। और जैसे जैसे कंपनता दूसरे, तीसरे, चौथे घनत्वता में आगे बढ़ती जाती है
उसी हिसाब से उस रंग की कंपनता बदलती रहती है। क्या यह सही है? तो राह बोल रहे हैं कि आपने जो कहा यह उससे भी ज्यादा सही है। तो सबसे पहले ये राह बता रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक क्वांटम को प्रस्तुत करने में सही है कि हर घनत्वता की प्रकृति है, और आगे ये अनुमान लगाने भी सही है कि हर रंग के हिसाब से उसकी कंपनता की प्रकृति है, जैसा कि आप इस शब्द को समझते हैं। हालांकि यह भी सही है कि जिसकी आपको शंका है, पर आप पूछ नहीं पा रहे हैं कि प्रत्येक घनत्वता में उसकी किरण की अपनी आध्यात्मिक विशेषता होगी या होती है। तो इस प्रकार पहली घनत्वता में लाल किरण इसमें आने वाले सभी के लिए नींव होती है। दूसरी घनत्वता में नारंगी किरण व्यक्ति के आगे बढ़ने और विकास करने से संबंधित है। यह किरण पीले किरण की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि एक सामाजिक प्रकृति के साथ साथ व्यक्ति की आत्म चेतना का मैनिफेस्टेशन है, जो कि तीसरे घनत्वता के समान है। और इसके आगे भी इसी प्रकार प्रत्येक घनत्वता में उसके प्रमुख किरण के साथ उसके पीछे के किरण भी आकर्षित होकर उसके साथ विकास क्रम में आगे खींचते चले जाते हैं, और कुछ हद तक उस घनत्वता को इसके मुख्य रंग से रंगती है या छाया देती है। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले सत्र में देखा कि जहां से शुरुआत किया था, तो जो चक्र है वो बोलते लाल चक्र, फिर उसके बाद नारंगी चक्र, उसके बाद पीला चक्र जो बोल रहे हैं। तो वो जो है डॉन वहां पे उसका आधार लेके बोल रहे हैं कि जैसे जैसे घनत्वताएं भी चेंज होती है तो क्या उनका भी रंग है। तो जैसे लाल किरण, तो ये जो है सबके, जैसे हमने बताया कि लाल चक्र जो है वो बेसिक चक्र है, तो ये नींव होती है। फिर उसके बाद जब लाल चक्र से आगे बढ़ते हैं तो नारंगी चक्र, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पीला चक्र, यानी जैसे जैसे घनत्वताएं आकर्षित होती रहती है, वैसे वैसे जो रंग है वो भी बदलते रहते हैं। तो लाल से नारंगी, नारंगी से पीला होता रहता है। तो ये जो होता है वो हर किसी के अंदर जो एक आत्म चेतना, यानी जो आगे बढ़ने की इच्छा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी फ्रीक्वेंसी होती है वो अपनी अपनी अलग कंपनता में कांप रही होती है। तो जैसे जैसे आगे की घनत्वता में कैसे जाते हैं, जो अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी के द्वारा जब ये कंपनता पे वो रोशनी पड़ती है, प्रेम पड़ता है, तो वो जो है आगे की घनत्वता की और खिंचती चली जाती है। तो वैसे वैसे ही प्रेम और रोशनी पाके वो जो कंपनता है उसके अंदर, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर भी बदलाव आते हैं और खींचते चले जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो आगे डॉन पूछते हैं, तब एक व्यक्ति के लिए शारीरिक ऊर्जा केंद्र यह माना जाए कि व्यक्ति पहली से आठवीं घनत्वता तक एक सीधी रेखा में विकसित होते हैं। क्या इन ऊर्जा केंद्रों या चक्रों में से प्रत्येक को पूरा करने के लिए सक्रिय क्रिया किया जाएगा? यदि सब कुछ वैसा ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए, क्या प्रत्येक घनत्वता में अनुभव के अंत तक पूर्णता और अधिकतम तीव्रता के लिए सक्रिय होता जाएगा? तो राव उसका जवाब देते बोलते हैं कि काल्पनिक रूप से कहे तो ये सही है, हालांकि पूरी तरह से सक्रिय इकाई दुर्लभ या रेयर है। ज्यादा महत्व व्यक्तियों के सामंजस्य और संतुलन पर दिया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा केंद्रों के लिए घनत्वताओं को पार करके सातक होना आवश्यक है, ताकि इस प्रकार कार्य करके अनंत बुद्धिमानिता के साथ संपर्क किया जा सके और इसके रोशनी में इसकी सारी शुद्धता की सराहना किया जा सके और आनंद लिया जा सके। हालांकि काफी कम लोगों ने प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह से सक्रिय करके महारत हासिल की है, क्योंकि प्रत्येक केंद्र की घूमने की क्रिया परिवर्तनशील, यानी वेरिएबल गति की होती है। एक बार जब सभी आवश्यक केंद्र न्यूनतम आवश्यक डिग्री तक सक्रिय हो जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए, वह इन ऊर्जा केंद्रों के बीच का सामंजस्य और संतुलन है। तो यानी जैसे हम काफी लोग हम में से जानते होंगे कि जो हमारे शरीर के 7 चक्रों के बारे में, जैसे हमने कल के सत्र में भी जानकारी हासिल की थी, या सब जानते हैं। तो ये जो सारे चक्र है, वो एक साथ एक्टिवेट हो या बैलेंस हो, वो बहुत दुर्लभ है। तो अभी दुर्लभ जो है वो शायद हमारे
सब लोगों को जैसे जानकारी है कि हमारे पुराने समय में ऋषि मुनियों से ये जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी मेडिटेशन से। तो आजकल काफी उसके लिए बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि मेडिटेशन करो, ताकि आपके जो सारे जो चक्र हैं वो बैलेंस कर सके, या अगर एक्टिवेट नहीं है तो वो एक्टिवेट कर सके। तो उससे ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ही कर सकते, पर उसके लिए फिर उतनी साधना की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो रॉन के द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो रा बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर सब चक्र एक्टिवेट है भी, अभी भी हर एक जो चक्र है उनकी जो घूमने की प्रक्रिया, यानी चक्र जो है वो अलग अलग स्पीड से घूमता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे चक्र जो है एक ही दिशा में या एक ही गति से सक्रिय हो। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि उन ऊर्जा केंद्रों के बीच में सामंजस्य या संतुलन है कि नहीं वो देखना चाहिए। तो डॉन आगे पूछते हैं, पहले तो धन्यवाद देते हैं और उसके आगे पूछते हैं कि उदाहरण के लिए जब दूसरे और तीसरे घनत्व के बीच परिवर्तन होता है, तब क्या कंपनता की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जिससे फोटोन बनते हैं, यानी कि घनत्वता के सभी कणों का कोर, क्या इसकी आवृत्ति दूसरे घनत्वता या नारंगी रंग के हिसाब से बढ़ जाती है? उस आवृत्ति से जो हम ऑरेंज रंग में नापते हैं से उस आवृत्ति तक जो हम पीले रंग में नापते हैं, यानी कि ऑरेंज से येलो रंग में परिवर्तन होने पर उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है। मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या सारी कंपनता जो कि घनत्वता को बनाती है, फोटोन की बेसिक कंपनता अपेक्षाकृत कम समय में क्वांटम फैशन में बढ़ते हैं? तो राह बोलते हैं कि हाँ, ये सही है। तब आप प्रत्येक घनत्वता के भीतर कंपनता के स्तरों में धीरे धीरे सुधार देखते हैं। तो जैसे हमें इससे पहले के सत्रों में भी देखा हुआ है, और जब हम खुद ही समझ पा रहे हैं कि जब घनत्वताएं बढ़ती है तो घनत्वता कैसे बढ़ती है। जब हम जो कंपनता में है, यानी पहली घनत्वता में जब कंपनता होती है, उसमें लोगोस या अनंत रचयिता द्वारा प्रेम और रोशनी का किरण पड़ता है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही है, तभी हम आगे की घनत्वता में जाते हैं। तो जैसे बताया कि वो धीरे धीरे सुधार होता है। तो डॉन उसमें आगे पूछते हैं, यह एक अनुमान है, क्या दूसरी से तीसरी में जाने पे आवृत्ति बढ़ जाती है? मध्य ऑरेंज आवृत्ति या औसत ऑरेंज आवृत्ति बढ़कर मध्य पीली आवृत्ति या औसत पीली आवृत्ति में बदल जाती है? तो रा बोलते हैं इस प्रश्न में दुविधा है। रा बोलते हैं इस प्रश्न में दुविधा है, हम सहायता करने का प्रयास करेंगे। हालांकि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो प्रत्येक घनत्वता का आधार है, जिसे असली रंग कहा जा सकता है, आपकी संवेदनाओं यानी सेंसिबिलिटीज और वैज्ञानिक मापों की प्रणाली को देखते हुए इस शब्द को परिभाषित करना असंभव है, क्योंकि रंग में स्थान समय और समय स्थान दोनों के अनुसार कंपनता की विशेषताएं होती है। असली रंग तब उस घनत्वता के भीतर विभिन्न कंपनता के स्तरों के इंद्रधनुष द्वारा ढका, यानी कि ओवरलेड होता है, और उसके हल्के रंग में रंगा होता है, यानी और अगले असली रंग की घनत्वता की कंपनता को आकर्षित करता है। तो यानी यहाँ पे जो डॉन पूछना चाह रहे थे, वो राह बोल रहे कि आप जो पूछना चाह रहे हो तो उसमें दुविधा लग रही है। तो यहाँ पे जो ऐसा बोल रहे हैं कि जो आप कंपनता के बारे में जो बात कर रहे हो, तो आप जो आपके पास जो वैज्ञानिक मापों की प्रणाली है उससे तो आप इसको माप नहीं सकते या परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने देखा हुआ है कि समय स्थान, यानी यहाँ पे जो लोगोज में जो हमारी जो बोलता ना होलोग्राम रहता है, और यहाँ पे यानी स्थान समय में जो कंपनता है उसकी विशेषताएं रहती है। तो जब एक फ्रीक्वेंसी से, यानी एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में जब हम गति करते हैं, तो वो इंद्रधनुष के रंगों में वो जो है, ऐसा बोलते हैं कि वो ढका हुआ रहता है, और आगे की घनत्वता का जो भी रंग है उसको जो है आकर्षित करता है। तो इस तरह से आगे की घनत्वता में जाते हैं। तो डॉन पूछ रहे हैं कि इस ग्रह पर दूसरे से तीसरे घनत्वता के बीच परिवर्तन में कितना समय लगता है?
मेरा मानना है कि 1.5 पीढ़ी। क्या वह सही है? तो वो रा बोलते हैं कि यह सही है। आपके वर्षों में मापा गया समय लगभग 1350 है। तो यहाँ पे तो 1.5 पीढ़ी बोला गया। अभी हमारे यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि पीढ़ी यानी एक पिता है, उसका जो पुत्र है वो दूसरी पीढ़ी है। तो 1.5 पीढ़ी यानी एक पूरी एक और हाफ ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे रात तो बोल रहे हैं 1350। तो वो कैसे? तो जैसे हमने पहले देखा था कि पहले के जमाने में ये जो है जो आयु रहती थी तो 900 हजार साल के बीच में रहती थी। अभी धीरे धीरे वो सारे चीजें होते होते कम हो गई है, लेकिन पहले जो है पूर्ण जो साइकिल जो है, जीवन चक्र जो है, वो 900 से 1000 साल तक का था। इसलिए यहाँ पे 1350 बता दिया है। तो डॉन पूछ रहे हैं, तो इस ग्रह पर तीसरे से चौथे घनत्वता में परिवर्तन का समय क्या होगा? तो रा बोलते हैं इस परिवर्तन की असामान्य अनियमितता के कारण इसका अनुमान लगाना कठिन है। इस स्थान समय पर ऐसे कई लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने चौथी घनत्वता का काम शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रह की चेतना का तीसरा घनत्वता वाला वातावरण प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। यदि देखा जाए तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी तो यही दर्शाते हैं कि इस परिवर्तन को आपके 100 से 700 वर्षों तक समय लग सकता है। इस स्थान समय पर आपके लोगों की अस्थिरता के कारण यह सटीक नहीं हो सकता। तो यानी ये बता रहे हैं कि ये इतना बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो फ्री विल दिया गया है, फिर लॉ ऑफ स्क्वायर भी लगता है। तो ये सारी चीजों की वजह से, और यहाँ पे तीसरी घनत्वता के जो वातावरण या फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से चौथी घनत्वता में परिवर्तन होना जो है वो थोड़ा सा धीमा हो गया। लेकिन काफी लोग हैं जो चौथी घनत्वता के जो तरीके हैं वो यहाँ पे वो कर रहे हैं, जन्म लिया है और उसका ऊपर काम शुरू किया है। तो जैसे हम जानते हैं चौथी घनत्वता का काम है कि प्रेम प्रेम के तरीके, तो अनकंडीशनल लव, तो उसके ऊपर काफी काम करने वाले लोग आ चुके हैं। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या हमारे सारे वस्तुओं के फोटोन की बेसिक कंपनता पहले से बढ़ चुकी है? तो रा बोल रहे हैं हाँ, ये सही है। यह वह प्रभाव है जिसने विचारों को वस्तु बनाना शुरू कर दिया है। एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि क्रोध के विचार से भौतिक शरीर की उन कोशिकाओं में बदलाव होता है जो नियंत्रण के बाहर होकर कैंसर बन जाते हैं। तो यानी जो फोटोन है उसकी बेसिक कंपनता बढ़ चुकी है। तो ये जो हमारे विचार है, जो क्रोध आता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है कि जो क्रोध आता है, क्रोध की वजह से जो होता है वो अ, शरीर की जो कोशिका है यानी सेल्स है उसमें चेंज आता है और कैंसर बन जाता है। तो डॉन पूछते हैं, क्या हम यह मान के चले कि हमारी कंपनता कुछ 20 से 30 साल पहले बढ़ना शुरू हुई? क्या ये सही है? तो जैसे हम यहाँ पे शुरुआत में ही देखा है कि ये जो है वो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो 1981 की साल में शुरू हुई है। तो यहाँ पे 81 से 20-30 साल पहले की बात हो रही है। तो रा बोल रहे, इसका पहला संकेत आपके समय से लगभग 45 साल पहले मिला था। पिछले 40 सालों में इन ऊर्जाओं की कंपनता में तीव्रता आ गई है और ये अब अपनी कंपनता के मामले में अंतिम चाल में आगे बढ़ रही है। हम कहेंगे कि क्वांटम मात्रा छलांग के माध्यम से, जैसा कि आप इसे कहेंगे। तो जैसे अभी आजकल हम सुन रहे हैं कि जो 5D शिफ्टिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि कंपनता ये जो है वो तकरीबन ऐसा 81 बोले तो ऑलमोस्ट 50 साल पहले, यानी 40-45 साल पहले की बात है। और उससे 40-45 साल पहले की जब वहां से कंपनता शुरू हो गई है। तो शायद हम बोल सकते हैं कि जो हम आजकल जो सुन रहे हैं, जो 5D शिफ्टिंग या फिर जो हमारी पृथ्वी जो है वो आगे की घनत्वता की ओर बढ़ रही है, तो हम शायद वो कंपनता चालू हो गई है, फ्रीक्वेंसी बदलना चालू हो गया है। तो अभी शायद वो अभी आगे जल्द ही आएगा, या धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है, हम ये बोल सकते हैं। यानी ये आपके फ्री विल के ऊपर है, आप ये मान भी सकते हैं या फिर उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो रा बोल रहे हैं आपके पर्यावरण की कंपनता
की प्रकृति का असली रंग हरा है। तो यानी डॉन उससे पहले पूछते हैं कि 45 साल पहले से शुरू करें और कंपनता में पूरी वृद्धि को ले, जो हम इस घनत्वता परिवर्तन करने में अनुभव करेंगे, तो अंदाजन इस कंपनता की वृद्धि में हम अभी कितने प्रतिशत है, यानी कि हम कितने आगे निकल चुके हैं। तो उसके जवाब में राव बोल रहे हैं, आपके पर्यावरण की कंपनता की प्रकृति का असली रंग हरा है। इस समय ग्रह के ऑरेंज रे की चेतना से बहुत अधिक घिरा हुआ है। हालांकि इस ग्रह के व्यक्तियों की प्रकृति के कारण इसकी कंपनता में जो उछाल आया है, उसने इसकी कंपनता को सीमा रेखा तक पहुंचा दिया है। यानी असली रंग जो है हमारी, हम आसपास देखते हैं तो वो तो हरा है ही। तो जो आगे का हमारा जो आगे की घनत्वता है, यानी फोर्थ डेंसिटी बोल सकते हैं, उसका रंग हरा है, तो काफी उस हद तक मेल खा रहा है। तो डॉन आगे पूछते हैं, आपने बताया कि गुस्से के विचार अब कैंसर का कारण बन रहे हैं। क्या आप इसे थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं कि ये तरीका एक माध्यम के रूप में कैसे कार्य करता है और उसका पूरा उद्देश्य क्या है? तो उसके जवाब में राव बोलते हैं, चौथी घनत्वता में सारी जानकारियां खुली होती है। कोई भी खुद से या दूसरों से छिपे हुए नहीं रह सकते हैं। कोई भी असंतुलन या विकृति जो कि विनाशकारी प्रकृति की होती है, वो दिखाई दे जाती है। इसलिए जाहिर तौर पर किसी व्यक्ति का शरीर खुद को खोलने या जानने के लिए सीखने के साधन के रूप में कार्य करता है। इस तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर किसी भी व्यक्ति को उन तरीकों को समझाने का कारण बनती है जो कि उस पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति खुद के इलाज के लिए जवाबदेह बनता है, यानी कि वह खुद का इलाज करता है। तो डॉन आगे पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कैंसर मानसिक रूप से काफी आसानी से ठीक हो जाता है और यह सीखने का एक अच्छा टूल है, क्योंकि यह मानसिक रूप से काफी आसानी से ठीक हो जाता है। और एक बार जब एक इकाई दूसरे व्यक्ति को माफ कर देती है जिस पर उसे गुस्सा होता है, तो कैंसर गायब हो जाएगा। क्या यह सही है? तो राव बोलते हैं, यह आंशिक रूप से सही है। उपचार के दूसरे भाग का संबंध खुद को माफ करने और खुद के लिए बहुत अधिक सम्मान से है। भोजन के मामलों में सावधानी बरतने से इसे आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। यह अक्सर इलाज और माफ करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। आपका बेसिक जवाब सही है। तो यहाँ पे खाली माफी मांगनी, यानी किसी के ऊपर क्रोध आया है, सिर्फ उससे भी माफी मांगनी पर्याप्त नहीं रहती है। आपको खुद अपने आप को भी माफ करके आगे बढ़ना होता है, ये बता रहे हैं। और थोड़ा खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना रहता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, भोजन संबंधी मामलों में वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें सामान्य तौर पर कोई शामिल करे, और वे कौन से खाद्य पदार्थ है जिन्हें शामिल ना करें, ताकि कोई अपने शरीर की देखभाल काफी अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि जैसे अभी रा ने बताया कि भोजन के मामले में भी सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। तो रा जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं, यानी जोर देते हैं कि इस जानकारी को बिल्कुल इसी रूप से नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के लिए एक कड़ी या मनोवैज्ञानिक प्रेरणा के रूप में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्वयं के लिए देखभाल और सम्मान है, जो कि सही में महत्वपूर्ण है। इसे समझाने के लिए हम कार्ला के आहार के लिए दी गई बुनियादी जानकारी को दोहरा सकते हैं। इसमें सब्जियां, फल, अनाज और जो कुछ हद तक पशु उत्पाद या मांसाहार जितना व्यक्तिगत मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, शामिल है। ये वो पदार्थ है जो खुद के प्रति सम्मान दिखाते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जैसे राह पहले से ही बता रहे हैं कि सबकी फ्री विल है, तो वो किसी को निर्देश नहीं देना चाहते हैं। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत बोलो कि हमने बताया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो भी जरूरत रहती है वो उसके हिसाब से खुद अनुमान लगा सकता है कि क्या जरूरत है। तो उन्होंने ज्यादा जो बोला है कि सब्जियां, फल, अनाज तो है ही, अगर कोई अपने आहार में मांसाहार भी शामिल करता है तो उतना ही लेना चाहिए जो उसके मेटाबॉलिज्म यानी वो पचा सके, उतने ही मात्रा में वो होना चाहिए। इसके अलावा हालांकि उसका उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि इस उपकरण को शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिन इकाइयों के ऊपर विचार रूप या भावना के अंदर के विष से खुद को
शुद्ध करने की आवश्यकता है वो अपनी देखभाल इस तरह से कर सकते हैं जिसमें सावधानी से तब तक उपवास का पालन करना होता है जब तक कि विनाशकारी विचार रूप का शुद्धिकरण तुलनात्मक रूप से उसके शरीर से अतिरिक्त सामग्री के रूप में न निकल जाए। फिर आप देख सकते हैं कि शरीर का मूल्य नहीं होता है बल्कि उसका दिमाग और आत्मा के लिए कड़ी के रूप में उपयोग होता है। यानी कि शरीर से अधिक ये दिमाग और आत्मा के लिए उपयोगी है। इस प्रकार एक इकाई को खुद से खुद का पता चलता है। तो जब कार्ला के लिए जानकारी दी तब उनको ये जो उपवास, क्योंकि शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्ला काफी हद तक धार्मिक थी और भगवान यानी जीसस को मानती थी वो, और वो काफी उनके गाने वगैरह गाती थी भक्ति के, जैसे हमारे यहाँ भजन रहते हैं। तो उनको शायद शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं थी, तो राह ने उस समय उल्लेख नहीं किया था। पर अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जिसके अंदर शुद्धिकरण की आवश्यकता है तो वो उपवास भी कर सकते हैं। जैसे काफी हमारे ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि सभी धर्मों के अंदर उपवास का महत्व दिया गया है। वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है जनरली, कि वो जैसे आप भी बता रहे हैं कि जब आपको लगे कि पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है उसके बाद आप जो नॉर्मल जो आहार है, जो सामान्य आहार जो बताया वो ले सकते हैं। तो ये जो है वो आध्यात्मिकता की एक गहराई की बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम एक शरीर है और हमारे अंदर आत्मा है, जबकि हम एक आत्मा है और हमारे पास ये शरीर है। तो ये शरीर को जब हम चलाते हैं यानी जो चलाने के लिए जरूरी है उतना आहार लेना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि जितना आहार हम लेते हैं उसके अंदर उसको पचाने के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है, तो जो जरूरत है उतना ही अगर हमने आहार लिया तो जो ऊर्जा बचती है उसमें हम अपना आध्यात्मिक और दिमागी तौर से विकास कर सकते हैं। तो ये तभी शक्य होगा जब हम ये मान ले कि हम एक आत्मा है और हमारे पास ये शरीर है, ना कि हम हमारे पास एक आत्मा है हम शरीर है, ऐसा नहीं मानना है। तो डॉन बोल रहे धन्यवाद। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या यह सही है कि बेसिक कंपनता जो हम अभी अनुभव करते हैं उसका असली रंग हरा है? या चौथी घनत्वता इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि भौतिक वस्तुओं पर कई मानसिक प्रभाव होते हैं जो अब पहली बार बड़े पैमाने पे देखे जा सकते हैं, जैसे कि मन की शक्ति से धातु को मोड़ना? तो राज जवाब देते हैं, यह इस सत्र का अंतिम प्रश्न होगा। यह न केवल सही है बल्कि हम सुझाव देते हैं कि आप इस अवधारणा को लेके आगे जाए और समझें कि बड़ी संख्या में लोगों में तथाकथित मानसिक रोग असली हरे रे रंग के प्रभाव के कारण हो रहे हैं, और उन लोगों की मानसिक व्यवस्था दिमागी तौर पर पहली बार खुद का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो यानी जो अभी जो है हम जैसे आगे की घनत्वता में जा रहे हैं, तो ऐसे काफी पहले ऐसा सुनने में नहीं आ रहा था, डिप्रेशन या अलग अलग तरह के जो मानसिक जो बीमारियों के बारे में जानकारी हमें इतना पहले जब जमाने में, जो अगर आपके घर में कोई बड़े रहेंगे उनको पूछेंगे तो बोले ऐसा कुछ नहीं रहता था। तो अभी काफी ऐसे छोटे बच्चों के अंदर भी ये सारी चीजें कभी कभी दिखाई देती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो बोल रहे हैं कि जब आप चौथी घनत्वता में जा रहे हैं तो वो जनरली जो है आपके हरे चक्र यानी हार्ट चक्र से अनुसंधान में रहता है। और जब आपके हार्ट चक्र का खुद से सामना होता है तो जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो उसको इसकी विपरीत असर हो सकती है। तो राह हमको पहले से ही बता रहे हैं कि हर चीज में संतुलन होना जरूरी है, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल भी होना अच्छा नहीं है। तो आगे बोल रहे क्या सत्र बंद करने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो डॉन पूछ रहे हैं केवल दो। आपने अभी जो कहा उसके संबंध में, क्या वो लोग जो यहाँ जन्म लेंगे जिनकी कंपनता वरिष्ठता की होगी और जिनका जन्म खुद की सेवा वाले रास्ते के लिए होगा, क्या उन्हें भी इस हरे किरण की कंपनता के कारण मानसिक रूप से काफी दिक्कतें होंगी? तो राह बोल रहे ये गलत है, बल्कि यह वे संख्याएं हैं जिन्होंने खुद को विचलित डिस्ट्रैक्ट किया है और इस परिवर्तन के लिए तैयार करने में असफल रहे हैं। फिर भी जो इसके प्रभाव के प्रति कुछ हद तक अति संवेदनशील है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो यानी जो जो सर्विस टू सेल्फ रहेगी यानी खुद की सेवा करने के रास्ते वाले जो लोग होंगे, तो वो उनके उनको ये सब
जो मानसिक रूप से दिक्कतें ज्यादा नहीं होने वाली है। तो डॉन आगे पूछते हैं, धन्यवाद, मैं बस पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो वापस कार्ला के बारे में पूछते हैं तो रा बोलते कि कार्ला ठीक है, आप कर्तव्यनिष्ठ है, साथ सामान के कारण कार्ला के शरीर को गर्माहट से अधिक आराम मिलता है। तो ये जो हमने पूरा जो सेशन देखा, जो सत्र देखा, उसमें हमने एक चीज अगर आपने भी नोटिस की होगी तो यहाँ पे ऑक्टेव की बात की जा रही है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें भी हम पूछते हैं कि हमारे सुर कितने हैं। तो सुर तो सात है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं। जैसे थोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो जो अन्य भाषाओं में भी जो सुर है वो सात ही है। पर जैसे मैं यहाँ पे हमारी इंडियन जो हमारी हिंदुस्तानी जो सुर है वो क्या है, सा रे ग म प द नी। तो हम इतना नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सा रे ग म प द नी सा। यानी जैसे हमने यहाँ सा से शुरुआत की, आगे सारी जो घनत्वताएं हैं वो करते करते हम वापस सा तक आ गए। यानी जो हमारी जो पूरी जर्नी थी, जो पहली घनत्वता से लेके आगे की घनत्वता में जाके ब्लैक होल से मिलके वापस से जब हम व्हाइट होल से निकलते हैं, तो ये प्रक्रिया पूर्ण होती है सा रे ग म प द नि सा। तो वैसे वैसे हम आगे की घनत्वताओं में जाते हैं और वापस से सा पे आ जाते हैं नए अनुभव लेने के लिए। तो इसके साथ ही हम ये सत्र का समापन करते हैं। तो रा बोलते हैं कि हम रा है, हम आपके हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। आगे बढ़ो, फिर एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आज्ञे मेरे दोस्तों, आज्ञे वासु। थैंक यू मीनल जी, बहुत बढ़िया। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, I am protected. I am protected. Thank you so much.